हेली गुब्बी से दिल्ली की दूरी लगभग 4500 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और राख कैसे दिल्ली तक पहुंच गई। इसका जवाब है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों के रूप में निकलती है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और यहाँ पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यही वजह है कि 23 नवंबर को राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर को रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। अभी ये ज्वालामुखी की राख 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन अगर जेट स्ट्रीम ना होती तो ये राख सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर दूर गिर जाती। इससे पहले 2010 में 187 साल बाद आइसलैंड में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद उसकी राख भी पूरे यूरोप में फैल गई थी। 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्वालामुखी की राख आगे बढ़ रही है। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मिली है। इसका असर एयरक्राफ्ट पर पड़ रहा है। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। खतरे वाले लाल और नारंगी क्षेत्रों से बचने के लिए कई उड़ानों ने अपना रास्ता बदल दिया या फिर उड़ानें रद्द कर दी गईं। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। ये जो वल्केनिक आश है, ये जो ऊपरी अपर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अपर ट्रोपोस्फियर, 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट जो लेयर होता है वो हेयर में प्रिवेल कर रहा है। इसीलिए इसका प्रभाव जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में, इसके ऊपर है। इसको देखते हुए हम कल दोपहर से हमारा जो मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के माध्यम से सभी एयरक्राफ्ट को पूर्वानुमान दे रहे हैं। इसका प्रभाव वेदर के ऊपर बात करें तो इसका कोई प्रभाव इंडियन वेदर के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं है। दरअसल ज्वालामुखी से निकली राख विमानों के इंजन, विंडशील्ड और सेंसर सिस्टम के लिए काफी खतरनाक होती है। ये राख इंजन में जाकर पिघल जाती है और विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। इथियोपिया में अभी खतरा टला नहीं है। ज्वालामुखी फटने के बाद भले ही एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो ये बताती है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और मैग्मा हिल रहा है। इससे आगे और भी विस्फोट हो सकता है। दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है। फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभाव होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है। बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस